इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेदर्दी से शादी भाग 9। देव अपनी शर्ट के 3-4 बटन खोलकर बिस्तर पर आ गया। उसे बिस्तर पर आया देखकर नयनतारा डर से भागने लगे, मगर देव ने उसे वापस बिस्तर पर खींचा, जिससे कि वो देव के ऊपर आ गई। नयनतारा ने उठने की कोशिश की, मगर देव ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे, इसीलिए वो बस मासूम सा चेहरा बनाकर देव की ओर देख सकती थी। देव ने उसे पलटकर अब खुद के नीचे कर लिया था और उसके हाथों को पकड़कर वो उसके वर्ल्डी किस करने लगा। किस करते हुए उसने नयनतारा के निचले होठों को बिल्कुल लाल कर दिया था। इसके बाद उसने नयनतारा की पतली गर्दन को पर चूमना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके उसने उसके कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर दिया। इस वक्त नयनतारा बिल्कुल किसी डेड बॉडी की तरह थी। वो बिल्कुल भी हिलने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये देख देव ने उसके कान के पास अपना चेहरा लाते हुए कहा, क्या अब तुम्हें भूख नहीं लगती? हम फिर उसने उसके कान को अपनी उंगलियां सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कैसे भूख लगने पर तुम एक जंगली बिल्ली की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ती थी? देखो, इसका निशान भी मेरी गर्दन पर अभी भी है। ये कहकर उसने अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। नयनतारा ये देखकर शर्माने लगी। वो देव से नजरें न मिला सकी। देव ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, पता है तुम्हें देखकर मुझे 5 साल पहले एक लड़की की याद आ जाती है। वो भी तुम्हारी तरह ही, वो भी काफी मासूम थी। उसने मुझसे मिलते ही यही शब्द कहे थे कि मुझे भूख लगी है। उस वक्त उसका मतलब खाने से था, मगर तुम्हारा मतलब उसके मतलब से बिल्कुल उलट है। फिर भी मुझे तुम्हारे भूख लगना ज्यादा पसंद है। ये कहकर वो मुस्कुरा रहा था। वहीं देव की ये बात सुनकर नयनतारा की आंखें चमकी और उसने वो भी दिन याद आने लगे जब वो अपनी माँ को ढूंढने आहूजा निवास के उस फंक्शन में शामिल हुई थी। वो उस दिन अपनी माँ को वहां पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उस वक्त वो जानती थी कि उसकी माँ उसे उसके पिता से बचाए, मगर उस दिन न सिर्फ उसने नयनतारा को अपनी बेटी मानने से इनकार किया, बल्कि उसने उस पार्टी से बाहर भी करवा दिया। उस दिन नयनतारा का दिल बुरी तरह टूट गया था, इसीलिए वो उस दर्दनाक दिन को दोबारा कभी याद नहीं करना चाहती थी। मगर देव के कहने पर उसे याद आया कि उस दिन उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी जिसने सफेद कोट पहना हुआ था। नयनतारा ने खुद से कहा, मुझे याद है कि उस दिन वो अंकल मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं भूख के मारे मर ही जाती। तो क्या वो अंकल ये मिस्टर हैं? ये सोचकर उसने देव के चेहरे पर अपना हाथ रखा और वो उसके फीचर्स को देखने लगी और उसने कहा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? देव ने कहा, पूछो। नयनतारा ने कहा, मिस्टर, आपने जिस लड़की का जिक्र किया, क्या उस लड़की ने व्हाइट और ब्लू कलर की स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और क्या उसके घुटनों पर काफी चोट लगी हुई थी? देव ने कहा, बिल्कुल, उसने ऐसा ही कुछ ड्रेस पहनी हुई थी, मगर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। ये कहते ही उसके दिमाग में भी कुछ आया और वो उठकर बैठ गया और नयनतारा को देखने लगा। वही नयनतारा ने कहा, हाँ,
वो लड़की मैं ही थी। उस वक्त मैं अपनी मामा को ढूंढते हुए उस पार्टी में गई थी, मगर उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख देव ने उसकी आंखों से आंसू पोंछा और बोला, क्या तुम अपनी माँ से इस सब का बदला नहीं लेना चाहती? नैनतारा ने कहा, हाँ, मगर ये सब खुद ही करना चाहती हूँ। देव ने कहा, ठीक है, तो अब चलो, अभी रोना बंद करो, वरना मैं न जाने तुम्हारी माँ के साथ क्या कर बैठूंगा। ये कहकर उसने नैनतारा के माथे को चूम लिया। देव ने फिर सोचा कि उसे इस वक्त नैनतारा को कंफर्ट फील कराने के लिए कुछ दिन के लिए उसे कहीं ले जाना चाहिए। इसीलिए उसने प्लान किया कि वो कुछ दिन नैनतारा के साथ बिताएगा। इसीलिए उसने नैनतारा को उस बिस्तर पर सुलाया, खुद जाकर शावर लेने लगा। जब वो शावर लेकर वापस आया तो उसने देखा कि वो जाग चुकी है। तो वो उसके पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वही नैनतारा ने देव को अपनी तरफ हाथों को बढ़ाता देख वो पलटकर बिस्तर की दूसरी ओर हो गई। अपने पैरों को उसने मोड़ लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। देव ने उसके अस्त व्यस्त हुए कहा, नैनतारा, यू हैव टू चेंज, वरना मैं तुम्हारे साथ इस बिस्तर पर बिल्कुल नहीं सो पाऊंगा। नैनतारा ने अपने सर के नीचे अपने हाथ लगाया और कहा, क्या सोना जरूरी है? हाँ। देव का ऐसा रिएक्शन देखकर नैनतारा घुटनों के बल चलकर देव की ओर बढ़ी और उसके पास आकर उसके बाथरोब को पकड़कर अपने दूसरे हाथ की नाखून को देव की जो लाइन पर रख दिया और उसे सहलाते हुए उसने अपने मुलायम गाल को देव की हल्की दाढ़ी से सहलाया। नैनतारा, देव ने वार्निंग टोन में उसका नाम लिया। हम कहिए अंकल, नैनतारा ने बेहद अट्रैक्टिव वॉइस के साथ कहा। यू कैन डू दिस, देव ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा। वाई नॉट, आई एम नॉट योर वाइफ, सो वाई आर यू स्टॉपिंग योर सेल्फ अंकल, नैनतारा ने कहा और देव की गर्दन के पीछे अपने दोनों हाथ रख दिए और देव को उसे खुद किस करने का इंतजार करने लगी। देव ने नैनतारा से नजरें फेरते हुए कहा, नैनतारा प्लीज मुझे कुछ टाइम दो। देव की बात सुनकर नैनतारा ने अपने हाथ पीछे खींचे। देव नैनतारा से आजाद होकर वहां से जाने के लिए मुड़ा। नैनतारा उसे जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने नाजुक पैर ठंडे फर्श पर रखे और जाकर देव के पीछे से हग कर लिया। नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको और टाइम दिया तो कोई मुझसे आपको छीन लेगा। नैनतारा की बात सुनकर देव ने कहा, ओके फाइन, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। देव की बात सुनकर नैनतारा देव से अलग हुई। देव वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया। नैनतारा उसको कुछ पल देखती रही। तभी देव ने उससे एक सवाल किया, मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में नहीं जानता, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा दोस्त कौन है? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा न उठा रहे हो। नैनतारा ने अपना सर नीचे करके कहा, अंकल, अब मेरे लिए मेरा परिवार सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हैं। ओह, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारे दोस्त कहाँ रहते हैं? शायद इससे मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। कैसा रहेगा कि मैं उन्हें जॉब ऑफर करूँ? देव ने पूछा तो नैनतारा ने जवाब दिया, हम वो नहीं मानेंगे। ये सुन देव ने आगे कहा, क्या तुम प्लीज मेरे लिए उनसे कुछ दूरी मेंटेन करोगी? देव को ये कहकर मुस्कुराता देख नैनतारा ने मन में सोचा, तारा तूने बात आगे बढ़ाई थी ना, इसीलिए ये अंकल इतना भाव खा रहे हैं। तुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये सोचते हुए नैनतारा ने अपनी आंखें छोटी कर ली और वो चलकर किसी मॉडल की तरह देव के पास गई और जाकर देव की गोद में बैठ गई। फिर नैनतारा ने देव के निचले
होठों को जोर से काट लिया और फिर उससे अलग हो गई। उसने अपने होठों पर कुछ महसूस किया तो उसने देव के होठों की ओर देखा, जिससे हल्का ब्लड आ गया था। ये जानकर कि उसने देव के होठों को काट लिया है, उसने अपने होठों को लिक किया। उसे नहीं पता था कि उसी की तरह देव की आंखें भी उसके होठों पर थी। उस नैनतारा के अपने होठों के साथ ये बेरहमी करने के लिए बदला लेने का सोचा और उसने नैनतारा की पतली कमर से उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया और फिर जल्दी से ऊपर आकर उसके दोनों हाथ को लॉक कर दिया। अपनी शरारत भरी आंखों से नैनतारा को देखते हुए उसने कहा, यू मस्ट बी रिग्रेट। कहकर उसने नैनतारा के होठों को चूम लिया। आज दोनों के होठ एक दूसरे के होठों से किसी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे। दोनों के अंदर एक दूसरे में खो जाने की आग थी। जब काफी देर किस करने के बाद दोनों की सांसें फूलने लगी तो देव ने उसे दूर होने का फैसला किया। वहीं नैनतारा उसे खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने देव के बाथरूम को पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। देव की मस्कुलर चेस्ट पर अपने हाथ फिराते हुए उसने अपना सिर देव के दिल की करीब किया और उसकी धड़कन को सुनने लगी। फिर उसने अपनी उंगली को उस जगह फिराकर अपना नाम लिखा। देव ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके हाथ को नीचे लाकर पीछे उसकी गर्दन पकड़कर खुद से दूर किया। फिर उसने अपनी शर्ट को उतारकर बेड से नीचे फेंक दिया। नैनतारा ने आगे बढ़कर फिर से देव की चेस्ट पर काट लिया। देव ने उसके चेहरे को पकड़ा जोर से कहा, ये तुम्हारे दांत हैं कोई खंजर। ये कहकर देव नैनतारा के कॉलर बोन पर हल्का सा काटा, लेकिन इस तरह उस पर कोई असर नहीं हुआ। देव ने जब ये देखा तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। नैनतारा मुस्कुराई और कहा, देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। देव हंसा और बोला, ठीक है तुम स्ट्रांग हो। फिर उसने घड़ी की ओर देखा और कहा, चलो देखते हैं कौन कितना टाइम तक टिक पाता है। कहकर उसने नैनतारा को बिस्तर पर धक्का दिया। नैनतारा बड़े बिस्तर में डूब गई। उसने खुद को सहारा देने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल किया। बिस्तर पर अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए देव ने आगे पूछी गई उससे कि किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। देव को फिर से सेटलेस देखकर नैनतारा की सांस फूल रही थी और उसकी चेस्ट के ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे उसकी डिफाइंड कॉलर बोन दिख रही थी। देव ने उसके पैरों के बीच घुटने टेक दिए। उसके चेहरे के शार्प फीचर्स और टोन्ड एब्स एक बार फिर नैनतारा की नजरों में आ गए। धीरे धीरे उसका चेहरा जलने लगा। नैनतारा उसे न देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया तो उसने अपनी कॉलर बोन्स पर देव ने ठंडे होंठ फिर से महसूस किए। उसके बड़े बड़े दोनों हाथ के नीचे नैनतारा के नाजुक हाथ थे। देव ने उसके कॉलर बोन को चूमते हुए धीरे से उसकी ड्रेस को हटा दिया। नैनतारा शर्मा के पलट गई और उसने अपने हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश की। देव उसके कंधे को चूमते हुए उसके कान में फुसफुसाया, तुम ही थी ना जो पहले चाहती थी। नैनतारा हाँ में सिर हिलाया तो देव ने उसके नाजुक हाथों को पकड़कर अलग किया। फिर देव नैनतारा के कोमल शरीर पर किसिस के निशाने छोड़ने लगा। उसने नैनतारा की पतली कमर पर अपने दोनों हाथों के ग्रिप बनाई और कुछ देर के लिए नैनतारा की चेहरे की ओर देखने के लिए रुक गया। नैनतारा अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब उसने कुछ ही देर बाद देव की कोई हरकत महसूस नहीं की तो अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। देव ने नैनतारा को अपनी ओर देखता पाकर दोनों के शरीर के बीच के गैप को धीरे से मिटा दिया। दर्द के कारण तारा ने कसकर बेड की चादर को पकड़ लिया। देव ने झुककर नैनतारा के होंठ चूमे और धीरे धीरे उससे प्यार किया। नैनतारा ने कुछ ही देर में महसूस किया कि इतनी
सर्दी के माहौल में अब उसे गर्मी महसूस हो रही है। उसने अपने हाथों को देव के बाईपास पर रख दिया और कभी उसकी आंखों में देखती तो कभी दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती। नैनतारा को इतना ज्यादा दर्द में देख देव नैनतारा से अलग हुआ और उसने नैनतारा को ब्लैंकेट से ढक दिया। अपनी लोअर बॉडी पर एक ब्लैंकेट लपेटे वहां से उठ गया। नैनतारा ने जब उसको अनसेटिस्फाइड होकर वहां से जाते देखा तो उसने अपनी मुट्ठी कस ली। ब्लैंकेट को खुद को लपेट कर उसके पास पहुंचे और उसने दरवाजा खोलने से रोक दिया। देव ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, नैनतारा, तुम्हें आराम करना चाहिए। आई थिंक मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया है। नैनतारा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपने गलती से मेरे उस घाव पर हाथ रख दिया था। नैनतारा की कमजोर आवाज सुनकर देव ने गिल्टी महसूस किया कि उसने उसको अमर की बदसलूकी की याद दिला दी। इसीलिए उसने कहा, आई एम सॉरी कहकर उसने नैनतारा को अपने सीने से लगा लिया। नैनतारा उसे ब्लैंकेट को नीचे छोड़ दिया और देव के सीने से बिल्कुल चिपक गए। नैनतारा की बॉडी को फिर से अपने इतने करीब देख फिर से प्यार करना चाहता था। उसने नैनतारा की मंजूरी के लिए उसकी आंखों में देखा तो उसने नैनतारा की आंखों में वही लालसा दिखाई दी। फिर उसने नैनतारा की कमर को पकड़ा और उसे दरवाजे से सटा दिया। नैनतारा, मैं अपनी शादी की रात को जीना चाहता हूँ, अंकल, नैनतारा ने कहा। तभी उसके होठों पर उंगली रखते हुए देव ने पूछा, ये क्या तुम्हें नाम भूलने की बीमारी है? प्लीज मुझे ये डैडी अंकल बुलाना बंद करो, समझी? हम तो क्या बुलाऊं मिस्टर? नैनतारा ने पूछा। यू कैन कॉल मी हबी, देव ने लो वॉइस में कहा। ठीक है मिस्टर हबी, लेकिन आप तो मुझसे बड़े हैं ना, मुझे आपको अंकल ही कहना चाहिए ना? नैनतारा ने फिर से पूछा तो देव ने कहा, अगर फिर से मुझे अंकल कहा तो तुम इस अंकल वर्ड से ज्यादा इस दिन को याद करोगी। ये कहकर उसने नैनतारा के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया ताकि वो आगे और सवाल जवाब न कर पाए। उसने फिर से प्यार करना शुरू कर दिया। एक पल वो दरवाजे के पास एक दूसरे को प्यार कर रहे थे तो दूसरे ही पल नैनतारा खुद को बेड पर किसी चादर में सिमटा पाया। देव के हाथ का अंगूठा नैनतारा के गुलाबी होठों पर था। वहीं नैनतारा के हाथ देव के चेहरे को महसूस कर रहे थे। 1 घंटे का लंबा समय एक दूसरे की बाहों में जीते हुए दोनों सो गए। हल्की सी नींद लेने के बाद देव उठा और जाकर फ्रेश हो गया और फिर उसे रूम में बाहर निकलकर उसने अपने कैबिन में बैठकर अपने ऑफिस फाइल को पढ़ा। विश्वास जब उसके पास आया तो उसने उसे कहा, मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आना चाहता हूँ। तुम बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए? जैसे ही तुम्हारी वाइफ को हमेशा भागना पसंद है तो तुम्हें उसे किसी आइलैंड पर ले जाना चाहिए ताकि वो वहां से भाग ना पाए। विश्वास ने कहा। उसका सजेशन सुनकर देव ने कहा, हम पहली बार तुमने कोई काम की बात की है। तभी विश्वास का फोन पर एक नोटिफिकेशन क्लिक किया। जब विश्वास ने अपने फोन पर उस नोटिफिकेशन से जुड़ी न्यूज को देव को पढ़कर सुनाया तो देव भी परेशान हो गया। विश्वास ने अपना फोन पॉकेट में रखते हुए कहा, आई थिंक अब तुम्हारा हनीमून प्लान भी कैंसिल हो जाएगा। ये मैटर है ही इतना बड़ा। देव ने जवाब में कहा, नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम जल्दी से मीडिया कॉन्फ्रेंस अरेंज करो, फिर सब सॉर्ट आउट करके ही मैं मुंबई में निकलूंगा। विश्वास ने कहा, ठीक है, मैं अभी सब अरेंज करता हूँ और ये पोस्ट भी डिलीट करवाता हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है, काव्या फिर से कुछ ना कुछ करेगी, इसीलिए बेहतर है चीजों को
एक्सेप्ट करना एंड वैसे मैं नहीं चाहता कि नैनतारा को मुझ पर कोई शक हो, देव ने कहा और वो वहां रखी हुई फाइलों को खोलने लगा। तभी विश्वास ने उसे उसके हाथ से पकड़ी हुई फाइल छीनी और बोला, क्या तुम प्यार में हो? हाँ, देव ने उसे एक लुक देते हुए कहा। किसने कहा? मैं बस उसकी परवाह करता हूँ, वो बेचारी मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये कहकर उसने इंटेंशनली अपने हाथों से कॉलर को सही किया ताकि उसे विश्वास की नजर उसकी गर्दन के निशान पर जाए। विश्वास समझ रहा था कि देव क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उस फाइल को उसके ऊपर फेंकते हुए केबिन के बाहर निकलने लगा। तभी देव ने उसे आवाज लगाई, है मेरी वाइफ के और मेरे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच ऑर्डर करो, और हाँ, ध्यान रहे कि उसे एनर्जी बूस्टर मील होना चाहिए। विश्वास ने मुड़कर अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, यू रास्कल। ये सुन देव मुस्कुराया। तभी केविन से सटे उस रूम का दरवाजा खुला और नैनतारा उबासी लेते हुए देव की ओर बढ़ी और जाकर उसकी गोद में बैठ गई। तभी उसने अपनी आंखें उठाकर देव की आंखों में देखा। देव ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, क्या तुम्हें अभी भी थकान है? ये सुन नैनतारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए शायद 2-3 दिन तक लगातार सोना होगा। ये सुन देव ने विश्वास की ओर देखते हुए कहा, कितना सुकून मिलता है ना जब हमारी पत्नी हमसे ऐसे शब्द कहे। उसकी ये बात सुनकर विश्वास शॉकलेस हो गया। वहीं नैनतारा ने अपनी गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और बोली, बड़े भाई, क्या आप अभी तक कुंवारे हैं? देव ने कहा, इसकी एक पत्नी है जो कि इसे छोड़कर जा चुकी है। जो तुम इसे छोड़ा हुआ आदमी कह सकती हो अंकल, मगर बड़े भाई तो काफी स्मार्ट दिखते हैं। इनकी वाइफ ने इन्हें क्यों छोड़ दिया? अगर बड़े भैया मेरे पति होते तो इससे पहले आगे कुछ और कह पाती। उसकी नजरें दो दहकती आंखों से जा मिली और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वहीं विश्वास ने ये सुना कि नैनतारा उसे बड़ा भाई और देव को अंकल बोलती है, तो वो हंसते हंसते दीवार से टकरा गया। देव अब उन दोनों को ही गुस्से से देख रहा था। नैनतारा हाथ को कसकर पकड़ते हुए देव ने कहा, डोंट क्रॉस योर लिमिट वाइफी। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर इस पर नैनतारा डर गई। वहीं देव ने विश्वास की ओर देखते हुए, असिस्टेंट विश्वास, क्या मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहा था? उसका सवाल सुनकर विश्वास ने खांसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, कहकर वो केबिन से चला गया। उसके जाने के बाद देव ने नैनतारा से कहा, अगर तुमने फिर से मुझे अंकल कहा तो याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ, समझी? नैनतारा ने कहा, मगर मैं उस समय बच्ची थी। तो आप अंकल, तुम अभी भी बच्ची हो। अगर मैं कोई अंकल नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। सो कॉल मी हबी, अंडरस्टैंड? देव ने कहा और उसकी गर्दन पर हाथ रख लिया। नैनतारा उसकी बात सुन हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है मिस्टर हैंडसम हबी। देव ने खुश होकर उसकी नेक पर किस किया और फिर बोला, चलो अब जाकर सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम करने दो। उसके ये कहने पर नैनतारा उठ गई। तभी देव ने उसके कपड़ों पर ध्यान दिया और उसने कॉल करके किसी को उसके लिए कपड़े लाने के लिए कह दिया। शाम के वक्त दोनों ऑफिस से निकले। तभी एम्प्लॉयज ने उन्हें देखकर वापस में खुशर पुसर कर रहे थे। नैनतारा ने व्हाइट टॉप और व्हाइट ट्राउजर पहना हुआ था। उसी के साथ उसका एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर सीलिंग बैग भी था। उसके बालों में पोनी टेबल से बांधा हुआ था। उसने आंखों पर ब्लैक गोगल भी लगाए हुए थे। उसकी गर्दन में रेड बैलून स्कार्फ था, जिसकी वजह से उसका सुंदर चेहरा ढका हुआ था।
देव उसका पतला सा हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा था। दोनों ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर आकर अपनी कार में बैठे ड्राइविंग सीट के पास बैठा विश्वास ने कहा, क्या तुम्हें पता है वहाँ क्या बोलना है? देव ने माइंड योर ऑन बिजनेस। देव के ऐसे जवाब का पाकर विश्वास फिर कुछ और नहीं बोला। थोड़ी ही देर में दोनों लोकेशन पर पहुंच गए जहां मीडिया कॉन्फ्रेंस थी। देव ने देखा कि वहां काव्या पहले से ही एक चेयर पर बैठी थी, तो इसके कदम रुक गए। वहां बैठी सभी रिपोर्टर्स की बातों का जवाब दे रही थी। देव ने उसे देखकर चेयर नहीं बैठा, वो बस नयनतारा की कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया। काव्या उसे देख मुस्कुराई। आज सुबह ही उसने अपने अकाउंट में एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उसने उन फोटोग्राफ्स को एक ऐड किया था जिसमें देव ने अपने कॉलेज टाइम में काव्या को प्रपोज किया था और काव्या ने उसे रिजेक्ट किया था। काव्या उन फोटोग्राफ्स के नीचे कैप्शन में लिखा था कि वो देव को पसंद करती थी, मगर पहले ही उनकी फैमिलीज ने उसकी और सम्राट की शादी तय कर दी थी और आज फिर से किस्मत ने उन्हें मिला दिया है और अब वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। इसी पोस्ट के कारण हंगामा हो गया था। लोग भर भर के देव के खिलाफ हेट कमेंट कर रहे थे। काव्या एक सेलिब्रिटी थी, इसीलिए ये पोस्ट काफी तेज से वायरल हुआ था, जिस वजह से देव को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसके यहाँ आते ही सभी रिपोर्टर्स का ध्यान देव और नयनतारा पर गया। उन्होंने देव से सवाल किए, मिस्टर, क्या आप अपनी ही भाभी के साथ अफेयर था? दूसरा रिपोर्टर, क्या आपने इसीलिए सम्राट बजाज को नहीं बचाया क्योंकि आप चाहते थे कि वो आप लोगों के बीच से हट जाए? बताइए मिस्टर देव, क्या आप अब शादी करने वाले? देव ये सुनकर बोला, किसने कहा? रिपोर्टर ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? देव ने फिर से कहा, मतलब कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ एंड आज मैं अपनी वाइफ से आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मीट माय वाइफ नयनतारा, एंड जल्दी ही मैं आप सभी को अपने वेडिंग रिसेप्शन में इनवाइट करने वाला हूँ। उसकी ये बात सुनकर काव्या अपनी जगह से खड़ी हो गई और वह हैरानी से देव की ओर देखने लगी। कुछ टाइम पहले ही उसे आदित्य बजाज ने कॉल करके कहा था देव एक कॉन्फ्रेंस करने वाला है जहां उसने पहुंचना होगा, और उन्हें ये भी कहा था कि वो देव पर दबाव डाले कि वो मीडिया के सामने वही कहेगा जो वो चाहेगा। मगर अब देव को कुछ और बोलता देख काव्या काफी शौक थी। उसे नहीं पता था कि देव ने आदित्य के कॉल को उठाया ही नहीं था। पूरे रास्ते उनका फोन बस रिंग करता रहा, जिसकी वजह से आदित्य बजाज के प्लान पर पानी फिर गया था और वो अपनी इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।